हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में कि क्या होता है, कैसे ये काम करता है। डिटेल वीडियो है, हर चीज को नोट डाउन करना काफी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं भोपरेश सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर एंड कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस होता है ना, इसका मार्केट कितना बड़ा है, कैसे आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो फ्रेंचाइजी की मदद से, या फिर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो, बहुत यंग हो, बिजनेस करना चाहते हो तो फ्रेंचाइज बिजनेस में आकर किसी से फ्रेंचाइज लेकर कैसे पैसा बना सकते हो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है। जब एक आदमी बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहा होता है ना, तब उसको करना होता है एक्सपेंशन। अब लेट सपोज दिल्ली का आदमी है, उसको मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, राजस्थान में अपनी ब्रांचेस डालनी है। अब वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो हर सिटी के अंदर खुद जाके ऑफिस खोले। उसमें दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। स्टारबक्स और सीसीडी से एग्जाम्पल देता हूँ। स्टारबक्स क्या करता है, फ्रेंचाइज देता है। अब जैसे स्टारबक्स वर्ल्ड के अंदर फेमस है, इंडिया के अंदर स्टारबक्स अकेले ऑपरेट नहीं करता। स्टारबक्स ऑपरेट करता है उसके मास्टर फ्रेंचाइज टाटा के साथ। जी हाँ, टाटा का शेयर है इंडिया के स्टारबक्स के अंदर। उसके बाद स्टारबक्स ने क्या करा, कोई भी उनकी फ्रेंचाइज लेता ना, वो उनसे रॉयल्टी फीस लेते, प्लस वो खुद ऑपरेट नहीं करते, सामने वाला पर्सन उनके बिहाफ पे ऑपरेट करता है। सीसीडी के अंदर क्या है, सीसीडी हर फ्रेंचाइजी को खुद ऑपरेट करता था। वहाँ से दिक्कत क्या आई, हर जगह उसको नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, पैसे लगाने पड़े, मैन पावर, कैपिटल, रिस्क लेनी पड़ी। उसके चक्कर में सीसीडी फेल हो गया, वहीं स्टारबक्स सक्सेसफुल हो गया। आज के टाइम में जो फ्रेंचाइज का बिजनेस है ना, वो बहुत तेजी से बूम के ऊपर है। जो फ्रेंचाइज इंडस्ट्री है ना, वो 30 से 35% से लगातार ग्रो हो रही है। और ये माना जा रहा है इंडिया के अंदर 2024 तक ये इंडस्ट्री $100 बिलियन की हो जाएगी। आप सोचिए, $100 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। इस समय इंडिया के अंदर 4600 एक्टिव फ्रेंचाइजर हैं। 2 लाख से ज़्यादा आउटलेट हैं, जिनको 1,70,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज मैनेज कर रही हैं। ये इंडस्ट्री हर साल 2% से ज़्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। मतलब 2% जो इंडिया का पूरा जीडीपी है, उसमें फ्रेंचाइज इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स होंगी मार्केट के अंदर फ्रेंचाइज की बदौलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए एम्प्लॉयमेंट्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स निकल कर आते हैं। और ये जितने भी रिटेल के बिजनेस है ना, माना जा रहा है कि हर साल 1000 से ज़्यादा नए रिटेल ब्रांड्स फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर आने वाले हैं। जैसे रिलायंस को आप ले लो, बिग बाजार को ले लो, ये सारे फ्रेंचाइज बेस्ड हैं। उसके बाद फ्रेंचाइज की साइकिल को आप समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब एक पर्सन बिजनेस करता है, बिजनेस को सक्सेसफुल कर देता है, वो कोई कॉफ़ी चेन हो सकती है, कोई रिटेल का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे डीमार्ट को आप ले लो, उस पर्सन को हो गया एक्सपर्टाइज, समझ में आ गया पूरा बिजनेस का गेम इन और आउट। वो फर्नीचर का बिजनेस भी हो सकता है। जैसे हमारे क्लाइंट है AFZ फर्नीचर। अब इन्होंने क्या है, फर्नीचर का बिजनेस डाला, काफ़ी लंबे समय से फर्नीचर का बिजनेस कर रहे थे, इनको पूरी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इन्होंने क्या करा, अपने फर्नीचर बिजनेस की फ्रेंचाइज बांटना चालू कर दी। क्यों? ये खुद एक्सपर्टाइज हो गए, प्रॉफिट कैसे कमाना है, लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है, इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, कस्टमर को कैसे लेकर आना है, लेबर को कैसे मैनेज करनी है, इन्होंने सब कुछ समझ लिया। अब इनको बिजनेस का इन और आउट दोनों समझ में आ गया। अब ये क्या कर सकते हैं, हर जगह एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक बनाया मेन मैन्युफैक्चरिंग हाउस, उसके बाद जगह जगह फ्रेंचाइज देना चालू कर दी, जहाँ पे इनका पूरा माल बिकता है। उनसे क्या हुआ, इनकी सेल्स बढ़ गई, टर्नओवर बढ़ गए, तो कॉस्टिंग और घट गई और ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। प्लस जो इनके फ्रेंचाइजी है ना, उनको मोटिवेट कर पाए, एजुकेट कर पाए, मेंटोरशिप दे पाए। तो इस तरीके से फ्रेंचाइज का बिजनेस पूरा काम करता है, ऑपरेट करता है। फ्रेंचाइजी देने में फ्रेंचाइजर का क्या फायदा होता है? क्यों वो अपने लूप होल्स को लीक करेगा, बिजनेस की पॉलिसीज को लीक करेगा? क्यों वो किसी और को बिजनेस के अंदर लेकर आना चाहता है? देखिए, सबसे पहली बात, हर किसी को एक्सपेंशन करना है। जितनी बड़ा वॉल्यूम होगा, सेल्स होगा, स्केल्स होगी, वहाँ पे ज़्यादा पैसा आता है। अब फ्रेंचाइजर को पता है कि मैं सिर्फ दिल्ली में बैठा बैठा ना पैसे नहीं कमा सकता हूँ, पूरे देश भर में बिजनेस को लेके जाना पड़ेगा। बट संभालेगा कौन, मैनेजर कहाँ से लाऊंगा, एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर करूँगा। दूसरी चीज़, लोकल मार्केट, सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है ना, लोकल मार्केट को कैसे मैनेज करूँगा। इसलिए न्यू मार्केट में एंट्री लेने के लिए फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी ढूंढता है, वो उसका एक इन्वेस्टिंग पार्टनर होता है। दूसरी चीज़, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, लेट सपोज मुझे दिल्ली बैठे बैठे जयपुर में फ्रेंचाइज खोलनी है। अब वहाँ मैं रेंट पे लूँगा, लेबर को हायर करूँगा, 10, 20, 30 लाख रुपए ईजिली खर्चा बैठ जाएगा। वहीं पे मैंने किसी फ्रेंचाइजी को पकड़ा, सारा पैसा उसका लगा हुआ है, तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो लो हो गया। तीसरी चीज़,
ईजिली है ना मैं हाई टैलेंटेड मैन पावर लेके आ सकता हूँ। वो कैसे? जो फ्रेंचाइजी होगा ना वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का होगा। अब वहाँ पे क्या है, जयपुर के अंदर है ना मुझे ऐसा पर्सन को नहीं ढूंढना जिसको बिजनेस करना है, या फिर एक अच्छे मैनेजर को ढूंढना, लोकल लेबर को लेकर आना, क्लाइंट्स पकड़ना। वो आदमी लोकल है, वो जयपुर का रहने वाला है, उसको सब कुछ पता है कि यहाँ पे अच्छी मैन पावर कहाँ मिलेगी, कस्टमर कहाँ मिलेंगे, लोकल मार्केट को समझता है। इसलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है नए टैलेंट को लेकर आने के लिए। अपने आप वो टैलेंट को लेकर आएगा, फ्रेंचाइजी को रन करेगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा। AFZ फर्नीचर ने भी ऐसे ही ग्रो करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये थोड़ा ना करा कि वो हर जगह जा जाके खुद के आउटलेट्स खुद खोलने लगे। उनको समझ में आ गया था अगर हर जगह जाके खुद के आउटलेट्स खुद खोलेंगे ना तो ज़्यादा फर्नीचर में पैसा जाएगा, स्टॉक में पैसा जाएगा, वहाँ पर एक मैनेजर को अपॉइंट करो, उसको ट्रेनिंग दो। उन्होंने फ्रेंचाइज बांटना चालू करा। अब उन्होंने एक अच्छी चीज़ क्या करी, AFZ फर्नीचर वालों ने, जो प्रवेश जी इसके CEO एंड फाउंडर है, उन्होंने क्या करा, जिसको भी फ्रेंचाइज देते ना उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं। बोले हमें आपसे पैसा लेने से कोई मतलब नहीं है, पहले हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम देखें तो सही कि आप माल बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे। अगर फ्रेंचाइजी लेने के बाद हमारा फ्रेंचाइजी फर्नीचर बेच ही नहीं पा रहा है तो उस फ्रेंचाइजी का मतलब ही क्या है। तो सबसे पहले ना वो उसको उसके मेन शोरूम पर लेकर आते हैं फ्रेंचाइजी को, और कहते हैं कि 10, 20, 30 दिन जब तक आप हमें फर्नीचर बेच के नहीं दिखाओगे, फर्नीचर की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, तब तक हम आपको फ्रेंचाइज नहीं देंगे। क्योंकि उनका एक ही मकसद है, उनकी फ्रेंचाइजी की ही सक्सेस में फ्रेंचाइजर की सक्सेस है, वो ये चीज़ समझते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है क्योंकि देखो फ्रेंचाइजी खोलना बहुत आसान काम है, बट उसको सस्टेन करना, लंबे समय तक चलाना, वो सबसे भारी काम है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी के बेनिफिट क्या है इसके अंदर। देखिए फ्रेंचाइजी को है ना बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, फुल प्रूफ बिजनेस प्लान। अगर आज आप लोग खुद का पैसा लगा के मार्केट में जाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, लेबर को पकड़ोगे, मार्केट को समझोगे, वहाँ पे क्या अगर आपको मार्केट ढंग से समझ में नहीं आया, आपने बहुत सारे गलत स्टेप्स ले लिए तो आपका सारा पैसा डूब गया। यहाँ पे आपके पास फुल प्रूफ बिजनेस प्लान है। प्लस आज के टाइम में ना छोटी कंपनीज की फ्रेंचाइजी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। इवन एक MBA या लॉ कॉलेज की डिग्री के सबसे कम भी पैसों में आप एक फ्रेंचाइजी उठा सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़, लेस रिस्क। आपके रिस्क बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिजनेस मेथड प्रूवन है। आपके पास एक कंपनी है जो रेगुलर आपको सपोर्ट करेगी सेल्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, मैन पावर के अंदर, तो आपकी बिजनेस की रिस्क पूरी कम हो गई। उसके बाद मेंटोरशिप एंड बिजनेस। अब ये क्या है, आपको हर समय कोई मेंटोर करेगा, कोई मैनेजर होगा, कंपनी का CEO, फाउंडर होगा, MD होगा, या फिर जो मेन फ्रेंचाइजर है वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा कि हाँ उसको भी पता है आपकी जब सेल्स निकलेगी, आपकी जब सक्सेस होगी तभी उनकी सक्सेस होगी। तो आपको कंटिन्यूस एक मेंटोर मिल गया जो आपको रेगुलर वॉच भी रख रहा है। उसके बाद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, देखिए लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं आज खुद का बिजनेस डालूंगा ना तो पहले मुझे समझना पड़ेगा। हो सकता है मैं 10 गलती कर दूं, 10 जगह पैसा डुबा दूं, बट जब फ्रेंचाइजर आ जाता है वो आपको पहले ही बता देता है कैलकुलेट करके कि भैया इतना इतना पैसा लगेगा, इतना ही आपको जेब में रख के चलना है। तो यहाँ पे आ गया लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मुझे कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेनी, एक्स्ट्रा पैसा जेब में लेके नहीं चलना। उसके बाद क्या होता है, लेट सपोज मैं एक दुकान लेके बैठता हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं दुकान लेके बैठा हूँ तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स पर्सन, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को ही करनी है। ट्रेडमार्क लेना हो गया, कॉपीराइट्स हो गए। वहाँ पे क्या है, फ्रेंचाइजर ऑलरेडी सारी चीज़ें लेके रखता है, आपको वो लाइसेंस आउट कर देता है। उससे आपको फायदा क्या है, आपको ये चीज़ों को यूज़ करना है। लेट सपोज उसने मार्केटिंग का पर्सन हायर करा है तो वहाँ पे वो आपके लिए भी मार्केटिंग करेगा। ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, जिससे आपको कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइज लेनी है ना तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मास्टर फ्रेंचाइजी का सपोर्ट, या जो मेन फ्रेंचाइजर है उनका सपोर्ट कैसा है। क्योंकि देखिए अगर वहाँ ऊपर से सपोर्ट अच्छा नहीं आएगा ना तो आपकी फ्रेंचाइजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है वहाँ पर जाओ, चेक करो मास्टर फ्रेंचाइजी सपोर्ट कैसा दे रहा है। अगर एग्रीमेंट भी साइन हो रहा है तो उसमें हर चीज़ चेक करो। एग्रीमेंट के अंदर हर चीज़ लिखी हुई होती है कि ये सपोर्ट मास्टर फ्रेंचाइजी आपको हर टाइम देगा। ऐसा तो नहीं कि फ्रेंचाइजर का मकसद ही आपको फ्रेंचाइजी बेचना है, वन टाइम रॉयल्टी लेना है, उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने। उन कंपनीज के साथ कभी भी मत जुड़ना जो वन टाइम के लिए काम करती है। दूसरी चीज़, बिजनेस मॉडल एंड प्रॉफिट मार्जिन को समझो। देखो बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मार्जिन को समझना बहुत जरूरी है। 2% प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, ना ज़्यादा सेल्स। अगर आप सेल्स के टर्नओवर ही बढ़ा लोगे तो कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगी तो प्रॉफिट मार्जिन ईजिली घट जाते हैं। इसलिए कम से कम 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन देखो। अगर 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन है तो ही आप फ्रेंचाइज लो। उसके बाद प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड को देखो। प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड का मतलब क्या है, प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने पहले कितनी सेल करी है, बाकी फ्रेंचाइजी की पहले कितनी सेल रही थी। ऐसा तो नहीं है बाकी फ्रेंचाइजी की खुद की सेल नहीं आ रही है, ना सेल्स के टारगेट मीट हो रहे हैं।
और आपको ये लग रहा है कि मैं इजीली कर लूँगा, नहीं। उनके सेल्स रिकॉर्ड को जाके चेक करो, पर डे की सेल्स को चेक करो, पर मंथ की सेल्स को चेक करो, हर साल की सेल्स को चेक करो, 1 ईयर का सेल रिकॉर्ड तो देखो ही देखो। उसके बाद रिपीट बिजनेस। देखिए, ऐसे बिजनेस में कभी भी मत जाना जहाँ पे रिपीट बिजनेस ना हो। रिपीट बिजनेस क्या होता है? एक टाइम बेचा, उसके बाद खत्म, कस्टमर वापस नहीं आएगा। रिपीट बिजनेस के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रिपीट के नेचर का बिजनेस नहीं है, जैसे फूड इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, फर्नीचर के इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग के इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, इनमें क्या रिपीट बार बार सेल्स आती है। उसके बाद अप सेलिंग देखो कि कितना अपसेल करके आप ज़्यादा सेल्स निकाल सकते हो, ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। अगर अपसेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, अपसेल का मतलब होता क्या है? मैकडी में जाते हैं हम सब, अब वहाँ पे क्या होता है, मैकडी के अंदर जैसे ही आप बर्गर ऑर्डर करोगे ना, वो अपसेल करेंगे आपको कोक और फ्रेंच फ्राइज, तो वहाँ पर उनको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्स्ट्रा सेल्स निकालने के लिए। अब जैसे फर्नीचर का बिजनेस है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप अपसेल कैसे कर सकते हो? कोई सोफ़ा खरीदने आया, आपने एक्स्ट्रा कुशन उसको ऑफर कर दिए, एक्स्ट्रा शीट्स बता दी, कोई बेड की शीट दिखा दी, या फिर एक नया बेड दिखा दिया, तो उससे क्या है, वहाँ पे अपसेल की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। उसके बाद वैरायटी देखो, ऐसा तो नहीं सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट ही आप सेल कर रहे हो। अगर आपके बिजनेस के अंदर वैरायटी नहीं ना, फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर, तो उस बिजनेस पे कभी भी मत जाना। वैरायटी का मतलब क्या होता है, वापिस समझते हैं। जैसे डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पे क्या डिफरेंट तरह की वैरायटीज होती है। सिर्फ एक तरह का पिज्ज़ा नहीं खाते हो डोमिनोज में, हज़ारों तरह के पिज्ज़ास होते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स होती हैं। उन्होंने बर्गर बेचना भी चालू कर दिया, सेम विद मैकडोनल्ड्स। तो वहाँ पे वैरायटी देखो कि कितनी वैरायटी फ्रेंचाइजर आपको ऑफर कर रहा है उसी बिजनेस के अंदर, एंड उसी फ्रेंचाइजर के साथ आप टाई अप करना, जिससे आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर। देखिए, एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस में आना चाहते हो ना, खुद की फ्रेंचाइजी बांटना चाहते हो बिजनेस की, तो हमेशा आपको एक्सपर्ट से राय तो लेनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर उनको ढंग से नहीं बनाया गया तो बाद में आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट वो होता है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। अब वो क्या होता है? देखिए, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट क्या होता है, आप लोगों का एक एग्रीमेंट होता है आपकी फ्रेंचाइजी के साथ। फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी के साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करता है। अब कहीं लोग दिक्कत क्या करते हैं, नेट से टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या, कस्टमाइज पॉइंट्स नहीं होते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड। वहाँ पे इशू क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में तो आप फ्रेंचाइजी बांट दोगे, आगे चल के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। कहीं कहीं पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिसिंग होते हैं, रॉयल्टी को लेके, वन टाइम पेमेंट को लेके, हर साल मार्केटिंग एक्सपेंस को लेके, जुरिडिक्शन को लेके, फ्रेंचाइजर के सपोर्ट को लेके, ऑब्लिगेशंस को लेके। अगर वो फुलफिल नहीं हो पाए, टारगेट्स मीट नहीं हो पाए, तो अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगी, जिससे आपकी ब्रांड इमेज का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर आप फ्रेंचाइजी भी हो ना, कोई एग्रीमेंट आपसे साइन करवा रहा है तो उसको अच्छे से रीड करो। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीमेंट देखा, हाँ 20-30 पन्ने का एग्रीमेंट है, साइन ही तो करना है, फटाफट साइन कर देते हैं। या फ्रेंचाइजर हो, आपने कहीं से भी एग्रीमेंट बनवा लिया बहुत लंबा चौड़ा 40-50 पन्नों का, जब तक उस एग्रीमेंट की समरी रिपोर्ट नहीं है, हर पॉइंट क्लियर नहीं है ना, वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं है। एग्रीमेंट हम इसलिए थोड़ा ना बनाते हैं इतना लंबा चौड़ा कि सामने वाला पर्सन इसको पढ़े ही ना। एग्रीमेंट का मकसद होता है डिस्प्यूट्स को कम करा जा सके, जिससे लिटिगेशन में, कोर्ट में ना जाना पड़े। तो एग्रीमेंट हमेशा अच्छे से ड्राफ्ट कराना, वन टाइम ड्राफ्टिंग होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है फ्रेंचाइजी पिच डेक। अब ये क्या है? देखिए, हर फ्रेंचाइजी आपका एक इन्वेस्टर है। आप ये मत सोचना कि मुझे हर किसी को अपनी फ्रेंचाइजी देनी है, आपको अच्छे लोगों को ही अपनी फ्रेंचाइजी देनी है। उसके लिए आप एक पिच डेक बनवाओ, उनको समझाओ कि आपकी फ्रेंचाइजी में क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों पैसा लगाएं, आपकी फ्रेंचाइजी क्यों ले। तो पिच डेक बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ वो है वेबसाइट एंड डेटा। अब ये क्यों ज़रूरी है? लेट्स सपोज मैंने दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस करा, पंजाब में अच्छा चल गई फ्रेंचाइजी, चंडीगढ़ में अच्छी चल गई, अब मुझे कहीं और फ्रेंचाइजी खोलनी, तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरी डिमांड कहाँ ज़्यादा है? उसके लिए आप एक वेबसाइट बनाओ, डेटा कलेक्ट करो। आपके पास ज़्यादा विजिटर्स, डेटा, कस्टमर अगर राजस्थान से आ रहे हैं तो फिर आपको फ्रेंचाइजी वहाँ डालनी चाहिए। प्लस राजस्थान का डेटा भी आप शेयर कर सकते हो अपनी फ्रेंचाइजी के साथ। इसलिए वेबसाइट बनाना, डेटा लेना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद ट्रेडमार्क्स एंड स्ट्रॉन्ग आईपीआर। अब ये क्यों जरूरी है? देखिए, फ्रेंचाइजी आपके ब्रांड नेम में तो इन्वेस्ट करता है। आज आप डोमिनोज को 2 करोड़ देते हो फ्रेंचाइजी के लिए, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेते हो, किसी भी कंपनी की लेते हो, किस लिए लेते हो? क्योंकि उनके ब्रांड नेम है, तो वहाँ पे उनका ट्रेडमार्क्स है। आज मैं डोमिनोज कैसे तो ना खोल के कहीं भी चालू कर सकता हूँ, मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको रॉयल्टी फी देनी पड़ेगी। सेम विद फ्रेंचाइजी, वो फ्रेंचाइजर से क्यों लेगा? जब तक फ्रेंचाइजर के पास खुद के ही ट्रेड मार्क नहीं होंगे तो फ्रेंचाइजी बोलेगा हाँ ठीक है, मैं तो खुद ही नाम रख के बैठ जाता हूँ। पेटेंट्स कराना, कॉपीराइट्स करवाना, आईपीआर स्ट्रेटेजी बनाना, आईपीआर पोर्टफोलियो बनाना, हर क्लास के अंदर ट्रेडमार्क फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको एक अच्छी फ्रेंचाइज चलानी है तो। उसके बाद स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। अब ये क्या है? देखिए, अगर आपके बिजनेस के अंदर है ना स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं है, एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मतलब
आपको फ्रेंचाइज खोलनी थी राजस्थान के अंदर, अब आपने ना एक फ्रेंचाइज खोल दी जयपुर में, दूसरी खोल रहे हो मुंबई में, तीसरी खोल रहे हो केरला के अंदर या फिर गुजरात के अंदर या पंजाब के अंदर। अब दिक्कत क्या है वहाँ पे? दिक्कत ये कि आप संभालोगे कैसे, मैनेज कैसे करोगे? साउथ जाओगे, नॉर्थ जाओगे, वेस्ट जाओगे या ईस्ट जाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और बिजनेस में है ना, गोल अचीव नहीं होगा, आप गोल गोल घूम रहे होंगे बिजनेस के अंदर, वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। स्ट्रैटेजी बनाओ, मास्टर फ्रेंचाइज की देखो कि सबसे पहले मास्टर फ्रेंचाइज कहाँ देनी, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, प्लस मिनिमम कितनी फ्रेंचाइज मुझे एक सिटी में, स्टेट में डालनी पड़ेगी प्रॉफिटेबल होने के लिए। वो पूरी स्ट्रैटेजी पेपर के ऊपर होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे मैं एक्सपेंशन करूंगा। अगर आप बिहार से हैं या दिल्ली से हैं तो सबसे पहले मैं राजस्थान में एक्सपेंशन करूंगा, गुजरात में करूंगा या अपने लोकल स्टेट के अंदर ही करूंगा। उसके बाद मैं आउटर स्टेट्स के अंदर जाऊंगा। पहले एक एरिया को कवर करो, फिर उस एरिया को, जैसे लेट्स सपोज आपने राजस्थान कवर करा दिल्ली से, अब राजस्थान के बाद आता है गुजरात, उसके नीचे आता है साउथ, मुंबई वगैरह। तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी को लेके जाना है, नहीं कि आप सीधा मुंबई पहुंच गए फिर साउथ पहुंच गए फिर वापस पंजाब आ रहे हो, वो नहीं। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, वर्क फ्लो बनाओ, जिनसे आप इजीली अच्छे क्लाइंट्स पकड़ सको, अच्छे इन्वेस्टर्स पकड़ सको अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी सारे वैल्यूएबल लेसन्स आपको इस वीडियो से मिले होंगे। अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए, हम बहुत मेहनत करके इन वीडियोस को आपके लिए लेकर आते हैं, तो एक लाइक तो बनता है वीडियो के ऊपर। अगर अभी आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है मतलब आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर, जिनसे और लोगों तक ऐसी काम की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।